In this video, I will tell you about how to remember each and everything that you read. Most of it. ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है, मुझे भी आती थी, हर किसी को आती है जो भी या तो स्कूल कॉलेज में है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है यूपीएससी की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ये नेचुरल सी बात है, हर किसी के साथ ये होता है। सो वाई डू यू फॉरगेट एवरीथिंग यू रीड एंड हाउ टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू रीड, ये इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर लोग रीड कर लेते हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, बट इसके अलावा और क्या किया जाए, व्हाट एल्स, किस तरीके से चीज़ें याद रखी जाए, इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है फुली अंडरस्टैंड द थिंग। जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं सिर्फ उसे याद करने की, रटने की कोशिश ना करें, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप इसके लिए बेसिक बुक्स, जो भी बहुत बेसिक बुक्स हैं उनके उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो भी बेसिक बुक्स आती हैं, हर किसी को पता होता है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा, उनकी आप उनको पढ़ेंगे, उनकी तैयारी करेंगे। या फिर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, स्कूल में है तो एनसीईआरटी बेसिक बुक्स रहती हैं, सीबीएसई बोर्ड में अगर आप, तो इसी तरह जो भी बेसिक बुक रहती हैं उन्हें आप पढ़ें। अगर वो भी आपको समझ नहीं आ रही, जैसे यूपीएससी की आप के व्यू में आपको बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको बेसिक बुक समझ नहीं आ रही तो देन गो फॉर एनसीईआरटी। अगर वो भी समझ नहीं आ रही, इफ स्टिल नॉट, देन गो फॉर सम गाइडेंस, लाइक वॉच सम यूट्यूब वीडियोस और वॉच और गो टू ए टीचर। उनसे आप चीज़ें समझिए, अपने दोस्त के पास जाइए जिन्हें वो चीज़ें पता है, वो आपको समझा सकता है। इस तरीके से आपको सारी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझना है। हो सकता है आपको चीज़ लगे कि बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, तो उससे लगेगा कि यार लक्ष्मीकांत तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये मुझे आसानी से समझ आ जा रही है। बट कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, जो समझ नहीं आ पाती, उसे आपको छोड़ नहीं देना है, उसे आपको समझने की कोशिश करनी है। इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और चीज़ें याद रहती हैं। देन ये हर किसी ने सुना होगा, देयर इज़ अ फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि आप बहुत तेज़ी से चीज़ें भूलते हैं, और ये हर किसी को पता है, हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। उन्होंने कुछ रैंडम वर्ड्स याद किए थे और उन्होंने ये देखा कि 20 मिनट्स के बाद वो 40% ऑफ वर्ड्स भूल गए। सिर्फ 20 मिनट्स आपने पहले पढ़ा था और 40% चीज़ें आप भूल गए। 1 डे के बाद आप अराउंड 70% चीज़ें भूल गए। तो लगभग सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, 1-2 दिन, 1 और 2-3 दिन होंगे तो लगभग सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, बहुत तेज़ी से भूलते हैं। तो ये फॉरगेटिंग कर्व है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है, रिवीजन, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि रिवीजन ज़्यादातर लोग करते हैं। तो मोर रिपीटिशन फॉर बेटर मेमोरी, आपको बार 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 रिपीट करनी है चीज़ें, इसी से मेमोरी बेटर होंगी। एंड अब मैं यहाँ एक अलग चीज़ थोड़ा बताऊंगा कि प्लान योर रिपीटिशन। दो तरीके होते हैं रिपीटिशन करने के, यानी कि रिवीजन करने के। एक होता है स्पेस्ड रिपीटिशन और एक होता है कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स। स्पेस्ड रिपीटिशन मतलब कि आपने आज पढ़ा, फिर कल पढ़ लिया, फिर 1 वीक बाद पढ़ा, फिर 1 महीने बाद पढ़ा, फिर 4-5 महीने बाद पढ़ा। इस तरीके से आपने 4-5 बार रिवाइज कर लिया और आपको चीज़ें याद हो गई। और एक होता है कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग। कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग होता है कि आज आपने प्लान बनाया कि जो भी मेरा सिलेबस है, जितना भी है, वो मैं 10 दिन में पूरा कर लूंगा। उसके बाद अगले 10 दिन में फिर वही चीज़ें पढ़ूंगा, उसके बाद अगले 10 दिन में फिर वही चीज़ें पढ़ूंगा। स्पेस्ड रिपीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर 1 साल या 2 साल लंबे समय की आप अपनी टाइमलाइन बनाएं, तो स्पेस्ड रिपीटिशन को का इंपॉर्टेंस बहुत होता है कि आपने आज पढ़ा, फिर अगले दिन पढ़ा, फिर 1 वीक बाद पढ़ा, 1 महीने बाद पढ़ा, 3-4 महीने बाद पढ़ा। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। बट जब एग्जाम बहुत करीब आ जाता है, जैसे अब प्रीलिम्स 2024 अगले ही महीने है, अराउंड 1 मंथ से भी कम समय बचा है, या जितना भी बचा है, तो सपोज 1 महीने आपका एग्जाम के लिए बचा है 2024 के प्रीलिम्स के लिए, तो आपको स्पेस्ड रिपीटिशन अब नहीं करना है कि यार आज मैं ये पढ़ लूँ, ऐसा कर लूँ। अब आपको कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग करनी है। कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग मतलब आपने सपोज ये सोचा कि यार 10 दिन में मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकता हूँ और मुझे 3 बार रिवाइज करना है, तो आप 10 दिन में सब कुछ करिए, इतने अच्छे से पढ़िए कि आपका पेपर ही है 10 दिन बाद। ठीक है, आपको इस तरीके से सारी चीजें कंप्लीट करनी है कि 10 दिन बाद आपको पेपर देना है। आपने एक बार कर लिया, फिर अगले 10 दिन में फिर वही सारी चीजें कीजिए, फिर अगले 10 दिन में फिर वही उसी तरीके से पढ़िए। अगर आपका सपोज 2 महीने का समय बचा है तो आप इसको 6 बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। जितनी ज्यादा बार आप रिपीट करेंगे, ये मत सोचिए कि मैं 3-4 बार रिवाइज कर लिया तो बहुत है। जितना ज्यादा बार आप करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो स्पेस्ड रिपीटिशन लंबे समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 साल की अगर आपका प्लान है। और कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग, जब एग्जाम नजदीक आता है तो आपको कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स करनी पड़ेंगी, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम सेट, आपको जितना भी समय लग रहा है उतना आप सोचिए कि एक बार में मैं इतना पूरा सिलेबस करूंगा, फिर दोबारा फिर वही करिए, फिर दोबारा फिर वही करिए। बार बार आप बार बार चीजें करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको चीजें याद होंगी। अब रिवीजन के अलावा क्या और चीजें होती हैं?
एक तो वन वे इज रिविजन। अदर इंटरेस्टिंग वेज क्या होते हैं, आप रिवीजन करते हैं, कभी कभी बोर हो जाते हैं, स्पेशली आप जब लंबे समय की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको लग जाते हैं कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करने में। तो इसके लिए क्या होता है तरीका, सपोज आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, लंबे से 2 साल से आप पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, आप बोर हो जाते हैं रिवाइज करते करते और आपको लगता है यार कुछ अलग कर लूँ मैं। तो इसके लिए अलग क्या है, सॉल्व पीवाईक्यू, सॉल्व टेस्ट, टीच समवन, डू एक्टिव रिकॉल। ठीक है, ये कुछ अलग तरीके हैं एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं हर इंसान के अलग अलग, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करिए पिछले साल के, आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट में भी तो आपका रिवीजन ही हो रहा है, आप रिकॉल कर रहे हैं कि यार मैंने ये जो भी चीज आपने पढ़ी थी वो आई टेस्ट में, तो आप रिकॉल कर रहे हैं, साथ में आपको थोड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल बहुत अच्छा तरीका होता है। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी चीज पढ़ा है उसे आप बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करें। इसके दो तरीके होते हैं कि या तो आप जस्ट रिकॉल कर लें कि यहाँ मैं बैठा हूं, मैंने कल कुछ पढ़ा और मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं मैंने क्या पढ़ा। एक तरीका होता है एक्सप्लेन इट और टीच इट टू समवन। आप किसी को लेके बैठे हैं, अपने दोस्त को या किसी को भी, और उसे पढ़ा दे सारी चीजें। इससे एंड आई विल थिंक ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इससे ज्यादा अच्छे से याद होती है। बट दोनों अच्छे तरीके हैं ना, आप अगर खुद बैठ के भी रिकॉल करेंगे तो भी इसका फायदा होता है। अब एक्टिव रिकॉल करते समय कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपको हर चीज रिकॉल नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने 100 पेज पढ़े थे तो आप एक एक चीज, छोटी छोटी चीज याद रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको फिर याद नहीं आएंगी वो और आप परेशान हो जाएंगे। मेन पॉइंट्स आपको रिकॉल करने हैं। मेन पॉइंट्स, जो भी मेन पॉइंट्स आपने जो भी पढ़ा था उसमें आप मेन मेन पॉइंट हाईलाइट करिए कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। हर पेज में 5-6 मेन पॉइंट्स होते हैं, 2-2 3-3 एक एक लाइन के या एक एक वर्ड्स के भी होते हैं, वो ही बस आपको रिकॉल करने हैं। अगर आपने उतना कर लिया इट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज वही जरूरी होता है, वही एग्जाम में आता है, प्री में भी मेंस में भी, यूपीएससी के या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें वही आता है। एंड जॉट डाउन सम नोट्स। ये भी बहुत जरूरी है कि आप जब एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप थोड़े नोट्स बनाते रहें, जो भी मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाते रहें, इससे और अच्छे से आपको चीजें याद होंगी। एंड एक्टिव रिकॉल ऑल्सो हेल्प टू कनेक्ट, है ना, कनेक्ट टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आप उसका एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, बट सिर्फ उसी चीज का एक्टिव रिकॉल नहीं हो रहा, आपने उससे रिलेटेड कुछ चीज कुछ समय पहले पढ़ी होगी जो कि आपके दिमाग में आएगी और इन दोनों के बीच में लिंक बनेगा। सो एम्बेडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग वन। आपकी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ है जो आपने पहले पढ़ा था, अब आपने अभी एक दिन पहले कुछ नया पढ़ा, उसे आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, वो न्यू इन्फॉर्मेशन है। इन दोनों के बीच में लिंक बनता है और ये लिंक बहुत फायदेमंद होता है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन भी इस तरीके से आते हैं कि 2-3 चीजों को जोड़ के, और आप ज्यादा अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। अगर आप इंटरलेट करेंगे चीजों को तो आप बेटर आंसर्स लिख पाते हैं। तो एक्टिव रिकॉल करने का तरीका है। देन बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ एनी मेथड दैट यू आर ऑप्टिंग। ठीक है, बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट ऑफ एनी मेथड दैट यू आर ऑप्टिंग। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन 2 और मोर वेज, थिंकिंग दैट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज नॉट गुड। ऑल द वेज आर गुड इफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, आप कोई भी तरीका अपना रहे हैं, आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप स्पेस रिपीटिशन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, हर तरीका अच्छा होता है। हर इंसान हर तरीके नहीं अपना सकता। आपको जो भी सूट कर रहा है वो अपनाइए, और जो भी आप अपना रहे हैं सारे इफेक्टिव हैं, सारे प्रूवन मेथड्स हैं। बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यार मैं ये कर रहा हूं, कोई और दूसरा तरीका अपना रहा है, उसका बेहतर होगा, मैं कुछ और करके देखता हूं। जो भी एक तरीका आप अपनाइए उसे अच्छे से करिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। देन चंक द इंफॉर्मेशन। चंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन, स्पेशली जो डेट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे इसका मतलब ये है, चंकिंग इंफॉर्मेशन का मतलब डिवाइड इंफॉर्मेशन इन स्मॉल पार्ट्स दैट मेक सेंस टू यू। जैसे कि आप सपोज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, हिस्ट्री आप सपोज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की आपको टाइमलाइन याद करनी है, तो आप उसे चंक कर लीजिए। जैसे कि मॉडर्न इंडिया आप पढ़ रहे हैं तो उसे मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेता था कि बिफोर स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ था। ठीक है, 19 है ना, 1907 में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, मतलब आप एक बेसिक आइडिया में दे रहा हूं। तो इसके पहले क्या हुआ था, इसकी डेट्स आप सारी याद कर लें। ठीक है, उसके बाद अप टिल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन अप टिल सीडीएम, अप टिल क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके से आप वेरियस टाइम लाइंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पूरी एक बार में याद नहीं करनी है, आपको इतना याद करना है और इतने को दिमाग में बैठा लेना है, फिर इतना याद करना है, फिर इतना, फिर इतना। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन सब डिवाइड हो जाती है मल्टीपल पार्ट्स में, आपको याद करने में आसानी होती है, और याद करने से ज्यादा आपको रिकॉल करने में आसानी होती है कि यार मैंने इतना पढ़ा था, और आप उसी उसी एरिया से रिकॉल करते हैं। देन ट्रस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू लर्न एनीथिंग। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, आपको विश्वास होना चाहिए अपने सोर्सेस पे, अपनी बुक्स पे, अपने टीचर्स पे, जो भी आप कर रहे हैं। हर कोई अच्छा होता है ना, ऐसा नहीं कि एक कोई बुक है, मैंने कोई एक बुक बताई, कोई दूसरी बुक बता रहा है तो उसकी बेहतर होगी या मेरी बेकार है, ऐसा नहीं होता। हर बुक आप
थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, बट हर बुक लगभग सेम होती है। आप किसी भी बुक से पढ़ के, अलग अलग बुक से पढ़ के लोग सिलेक्ट होते हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ के लोग सिलेक्ट होते हैं। तो हैव ट्रस्ट ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं उस पर बहुत अच्छा पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं एंड इट विल ब्रिंग मी रिजल्ट्स, और अल्टीमेटली उसी से रिजल्ट्स आते हैं। देन क्लैरिटी ऑफ गोल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू आर रीडिंग फॉर एग्जाम और आर यू रीडिंग फॉर योर नॉलेज। आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई भी आपने एक छोटा सा पार्ट बताया, पढ़ना आपने शुरू किया, जैसे आर्ट एंड कल्चर आपने यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू किया। आप उससे बहुत सारी चीजें, नितिन संगानिया एक सोर्स है उसका, उसमें ज्यादातर चीजें काम की नहीं है। अब ऐसा ना हो कि आप अपने आप को अच्छा लगने लगे और आप सब कुछ पढ़ने लगे, वो नॉलेज के लिए है, वो आप बाद में करें अपने, जब आप एग्जाम क्लियर कर ले उसके बाद करते रहे शौक के तौर पे। बट आप अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, तो जो भी एग्जाम में आता है, जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है, भले ही वो मुझे अच्छा नहीं लगता बट मैं उसी में ज्यादा ध्यान दूंगा। भले ही मुझे पीवाईक्यू में अगर ये चीज आ रही है और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा या उसे कम ध्यान दूंगा, उसी चीज में ज्यादा ध्यान दूंगा। और जो फालतू की चीज है, भले ही वो मुझे अच्छी लग रही है, उसे मैं छोड़ दूंगा, बात के लिए रखूंगा, उसे नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है। देन टारगेट सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट सेटिंग का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा सिलेबस है, जैसे पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसमें इतनी मोटी है वो, आपको टारगेट सेट करना है। और टारगेट जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा माइक्रो टारगेट होगा कि यार मैं इतनी चीजें करना चाहता हूं, उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे सपोज आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें 100 पेज का एक चैप्टर है, तो आपको उसको सब डिवाइड कर लेना है कि यार मैं 20 पेज अगले 1 घंटे में पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको बहुत छोटे छोटे चंक में इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर लेना है, जो भी आपको पढ़ना है उसे डिवाइड कर लेना है, और वही आपको टारगेट अचीव करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे एक 800 पेज की बुक पढ़नी है, 1000 पेज की बुक पढ़नी है। आपको ये सोचना है कि अगले 1 घंटे में इस चैप्टर के 20 पेज मुझे पढ़ने हैं। इस तरीके से टारगेट सेटिंग से बहुत अच्छा हो जाता है आपका पढ़ाई, और बहुत अच्छे से आपको चीजें याद रहती हैं। देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेंटल डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करने हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अवॉइड करना, जैसे फोन का डिस्ट्रैक्शन, आपसे कोई दोस्त आ गया मिलने उसका डिस्ट्रैक्शन, किसी का कॉल आ गया, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन होती है, ये तो आपको अवॉइड करना ही है। बट मेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत जरूरी होते हैं अवॉइड करना। मेंटल डिस्ट्रैक्शन से क्या मतलब है, आप ज्यादातर लोग पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि यार यही बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि मुझे याद नहीं हो रही चीजें, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं ये करूंगा, मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, दिमाग में हजारों चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। एक बुक है द फर्स्ट 20 आवर्स बाय जॉस कॉफमैन। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से कोई भी चीजें आप याद करें, स्पेशली फर्स्ट 20 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके 1-2 पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे वो ये हैं कि डीकंस्ट्रक्ट द स्किल दैट यू वांट टू लर्न। टारगेट सेटिंग का मतलब यही हो गया, आपको कोई भी चीज याद करनी है, कोई भी चीज करनी है, तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। जैसे कि सपोज आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर लिखने हैं आपको यूपीएससी के लिए, आप मेंस देने वाले हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर की, तो ऐसा ना हो कि आप पूरा आंसर एक बार में लिखने की कोशिश करें, उसे डीकंस्ट्रक्ट करिए उस स्किल को। आंसर राइटिंग इज अ स्किल एंड डीकंस्ट्रक्ट दैट स्किल इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स। लाइक इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, पहले क्वेश्चन कैसे समझें, उसे सब डिवाइड कैसे करें वेरियस पार्ट्स में, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बॉडी कैसे लिखें, बॉडी को कैसे सब डिवाइड करें, कंक्लूजन कैसे लिखें, इन सारी चीजों को आप अलग अलग करके सीखें एक बार, उसके बाद आप फाइनल आंसर लिखें। ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली एक आंसर लिखने बैठे हैं और आपको ये पता ही ना हो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आपको ये पता ही ना हो कि बॉडी को कैसे सब डिवाइड करना है। तो डीकंस्ट्रक्ट द स्किल दैट यू वांट टू लर्न एंड एक एक चीजें सीखें, एंड अल्टीमेटली उन सबको मिला के आप फाइनल अच्छे से कर पाएंगे चीजें। देन रिमूव द प्रैक्टिस बैरियर्स, नॉट फिजिकल इंटेलेक्चुअल बट इमोशनल। जो भी आपका प्रैक्टिस, जैसे आपको ये स्पेशली आंसर राइटिंग के लिए है, या इंटरव्यू देने के लिए है, या इवन प्रीलिम्स के टेस्ट देने के लिए है, एक बैरियर रहता है कि यार जब मैं पूरा पढ़ लूंगा तब दूंगा टेस्ट, यार जब मैं पूरा कर लूंगा चीजें तब करूंगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, नॉट ओनली यूपीएससी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आपके अंदर ये बैरियर होता है कि यार मैं एक बार पूरा पढ़ दूं उसके बाद टेस्ट दूंगा, यार मैं पूरा पढ़ दूं उसके बाद इंटरव्यू दूंगा अच्छे से। ये सारी चीजें फालतू की है ना, ये आपके बैरियर्स हैं, इमोशनल बैरियर है। आपको आपका मन कह रहा है कि यार मैं पूरा कर लूं तब दूंगा, और आपको भी पता है कि वो पूरा कभी नहीं आएगा, और आपको ये भी पता है कि उस पूरा करने से कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने साल भर नहीं पढ़ा और आप 1 महीने में पूरा कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे। तो एक्सेप्ट द रियलिटी, इमोशनल होके ना चीजें देखें, रिमूव द प्रैक्टिस बैरियर्स एंड डू
व्हाट इज नेसेसरी। जैसे आंसर राइटिंग आपको करनी है मेंस के लिए तो वो करनी है, आपने कोई चीज पढ़ी उसके बाद लिखने की कोशिश करें, और वो तभी होगा व्हेन यू विल डीकंस्ट्रक्ट दैट स्किल। डीकंस्ट्रक्ट करें उसे छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसको करने की कोशिश करें। देन स्किम व्हाट यू रीड लास्ट डे। जो भी आपने पढ़ा था, ये बहुत एक तरीका है, मुझे एक मेरे सन ने बताया था मेडिकल के समय, है ना, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उस टाइम पे मेरे एक सन ने बताया था कि स्किम व्हाट यू हैव व्हाट यू हैव रेड लास्ट डे। यानी कि जो भी आपने पढ़ा है, सपोज आपने एक दिन पहले 8 घंटे की 8 आवर्स की पढ़ाई की, उसके बाद सुबह उठे तो आप जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं करना है, बस स्किम करिए। एट मैक्स 1 आवर लगेंगे, बल्कि आपको आदत हो जाएगी तो अराउंड 30 मिनट्स 25 मिनट्स में आप कर लेंगे। अगली सुबह उठिए, जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा है, कुछ नहीं सोचना है पुराना, बस उसे स्किम कर लीजिए। इससे आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो चीजें आपको याद रहती हैं। देन नोट मेकिंग व्हाइल यू रीड, इसे मैं इतना इफेक्टिव नहीं मानता था, बट जब मैं यहाँ आया आईपीएस की ट्रेनिंग में और मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे जिनकी बहुत अच्छी रैंक है, जिनका बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, उन्होंने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने वो, उन्होंने बताया कि नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए। मेरे लिए हो सकता ना हो, बट उनके लिए। सो नोट मेकिंग व्हाइल रीडिंग इज वेरी इफेक्टिव फॉर सम पीपल। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि ना बनाए नोट्स, मतलब पहली बार पढ़ते समय या दूसरी बार पढ़ते समय बनाए। ये सारी बातें ठीक है, बट कुछ लोगों का मैंने ऐसा देखा कि उनके लिए जब वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो नोट मेकिंग करते हैं फॉर द सेक ऑफ, है ना, नोट मेकिंग जब वो करते हैं तो उन्हें चीजें अच्छे से याद रहती हैं, उन्हें लिख लेते हैं वो कोई चीज तो याद रहती है। कुछ लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, एंड यू कैन ट्राई, हो सकता है आपके लिए इफेक्टिव हो। देन देयर इज अ बुक अल्ट्रा लर्निंग बाय स्कॉट यंग। उन्होंने इसमें एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इमर्शन। इमर्शन मतलब है डूइंग टास्क इन द रियल एनवायरमेंट। ठीक है, द वे यू डू इट इन द अल्टीमेट टेस्ट। आप अल्टीमेट कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, उस समय आप जैसा करेंगे उसी तरीके के एनवायरमेंट में आप वो चीज करें, इसे बोलते हैं इमर्शन। जैसे कि बोर्ड एग्जाम होने वाले होते हैं, उसके पहले प्री बोर्ड होता है, ये एक तरीके का इमर्शन ही है। यानी कि आपको बोर्ड आपके फाइनल है, प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ते, बट प्री बोर्ड में आप सेम तरीके से पढ़ते हैं, सेम तरीके से तैयारी करते हैं, सेम तरीके से एग्जाम देते हैं, सेम इन्वायरमेंट में। भले ही आपका थोड़ा मेंटल प्रेशर कम होता है, आपको पता होता है इसके नंबर नहीं जुड़ने, ये है वो है, बट सेम तरीके साइमुलेशन में आप चीजें करते हैं तो बहुत अच्छी हो जाती हैं चीजें। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी एग्जाम देना है, सपोज आप यूपीएससी का प्री देने वाले हैं, तो सेम तरीके के एनवायरनमेंट में अगर आप बार बार चीजें रिपीट करेंगे, इमर्स करेंगे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, तो आप फेमिलियर हो जाएंगे और आपकी चीजें अच्छी होने लगेंगी। जैसे आपको मेंस का टेस्ट देना है तो सेम तरीके के एनवायरनमेंट में, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप कोचिंग जाके दें, आप घर में भी सेम तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, 3 घंटे में टेस्ट लिखें तो आपको बहुत अच्छी, जैसा कि यूपीएससी के मेंस में 3 आवर्स का समय मिलता है, तो आप 3 घंटे में लिखें, सेम तरीके से लिखें, आप अपने आप को इमर्स करें उस एनवायरनमेंट में, जैसा कि आपका अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप याद रख सकते हैं, चीजें जल्दी याद करने के लिए, चीजें ना भूलने के लिए, और ये मैंने सब अप्लाई करके खुद देखा है और ये बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।